जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ, जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है। और हम लोग प्रश्नावली 1A को देखेंगे। ये डॉक्टर मनोहरे के बुक से देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा देता है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या देता है, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो हमें इसके बीच में 20 और 40 के बीच में जो भी धन पूर्णांक होता है उनको लिखना है। तो कौन आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा। ठीक है, समस्त सम धन पूर्णांक लिखना है, समस्त सम धन पूर्णांक। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए समस्त हमें क्या लिखना है, सम धन पूर्णांक, समस्त सम धन पूर्णांक। ठीक है, तो 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक क्या होगा, आपको पता है 22 होगा, 24, 26, 28, 30, 32, 34 है ना, 36, 38। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक हमें क्या लिखना है, अभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, तो हमें धन पूर्णांक लिखना है 1 से 10 के बीच में, लेकिन वो अभाज्य होना चाहिए। तो पहला 2 होता है, दूसरा 3, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, और यही हमारा आंसर है। धन पूर्णांक के साथ साथ वो अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य वो संख्या होती है जो स्वयं अपने आप से ही विभाजित होती है, किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 2 जो है स्वयं 2 से ही विभाजित होगा, 3 भी स्वयं 3 से विभाजित होगा, 5 स्वयं 5 से ही विभाजित होगा, 7 स्वयं 7 से ही विभाजित होगा। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। हमें 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है, क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताने के लिए, किसी भी संख्या का क्रमानुयायी पूर्णांक बताने के लिए उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो हमें 2a+1 है, इसी का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है, तो इसमें हम 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a+2, और ये हमारा होगा आंसर। ठीक है ना, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देता है, 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 दिया है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए हम 2/3 है तो 2/3 ही लिखेंगे, लेकिन इसका चिन्ह यहाँ जो भी है वो यहाँ बदल जाएगा। 2/3 के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा है, यहाँ का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहता तो यहाँ का हो जाता प्लस, चिन्ह मेरा चेंज हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में आप लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देता है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का हमें क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो यही संख्या ही ऑलरेडी होगी, लेकिन इसे हमें उल्टा लिखना होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम बताना हो तो आप उसी संख्या को उल्टा लिख दीजिए। तो इसके बटे आपको पता है 1 छिपा होगा, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये 1/-5 हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा होगा तो 1 क्या हो जाएगा, -5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस चिन्ह को ऊपर भी लगा सकते हैं, -1/5 भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों से सही है। तो कोई भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता हो तो वही संख्या को आप उल्टा करके लिख दीजिए, इसमें चिन्ह को नहीं बदला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका देता है, कहता है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमें P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो अभी हमने बताया है कि योगात्मक प्रतिलोम सेम वही संख्या होती है, परंतु उसके सामने का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये P प्लस क्यू के सामने, यहाँ ब्रैकेट के सामने क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के सामने माइनस लगा देंगे। P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम P प्लस क्यू ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हमें P माइनस क्यू का भी बोल रहा है, तो P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर आप लिख के दिखा दीजिए। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको हमने अभी समझाया कि P माइनस क्यू है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हम P माइनस क्यू को ही लिखेंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के आगे यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा होता है और वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले चलिए इसको मिटा देते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देखा जाएगा। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा देता है x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर है 5 गुणे 3 गुणे x। इसमें बोल रहा है x के किस मान के लिए ये कथन हमारा सत्य होगा। तो यहाँ देखो 5 और 3 को एक ब्रैकेट में बंद किया गया है, x को बाहर किया गया है। उसी तरह से हम यहाँ भी 5 और 3 को एक साथ कर लेंगे और गुणे में बाहर किसको कर देंगे, 2 को। जैसे यहाँ x मेरा बाहर है वैसे यहाँ 2 को बाहर कर देंगे। 5 3 मेरा एक साथ बंद है तो ये 5 और 3 को एक साथ बंद कर लेंगे। बराबर में भी होगा 5 गुणे 3 गुणे x। तो ये दोनों के दोनों बराबर हैं और 5 गुणे 3 मैच कर रहा है। तो x के स्थान पे यहाँ कौन सी संख्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर तुलना करने पर x बराबर 2 मिलेगा। तो x बराबर 2 के लिए दिया हुआ कथन क्या है, दिया हुआ कथन सत्य है। x बराबर 2 के लिए दिया हुआ कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अभी हम आपसे बताएं, अगर हमें 5 का योज्य प्रतिलोम बताना हो, 5 का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो हम क्या बताएंगे। तो 5 का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो हम -5 बताएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो किस में निकल के आएगा, माइनस में। तो क्या 5 स्वयं का योज्य प्रतिलोम हो रहा है, स्वयं अपने ही योज्य प्रतिलोम बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये प्लस में है तो देखिए माइनस में बन रहा है। ऐसे ही अगर जो हमें -3 का योज्य प्रतिलोम बताना हो तो -3 का योज्य प्रतिलोम +3 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या -3 स्वयं अपनी ही योज्य प्रतिलोम बन जा रहा है, नहीं बन रहा है। -3 तो देखिए यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे ही हमें एक संख्या खोजना है जो यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी योज्य प्रतिलोम में वही रहे, कोई भी चेंजिंग ना हो। जैसे माइनस में है तो देखिए माइनस में नहीं आ रहा, प्लस में हो जा रहा, चेंज हो जा रहा। तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है, केवल शून्य हो सकता है। कौन हो सकता है, शून्य। शून्य का योज्य प्रतिलोम जब निकालेंगे तो शून्य ही आएगा, क्योंकि शून्य के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है, ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। इसी कारण इसके चिन्ह को हम नहीं बदल सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन का आप आंसर क्या देंगे, लिखेंगे शून्य स्वयं की योज्य प्रतिलोम होता है। शून्य का पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, शून्य स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम होता है या होती है। शून्य स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है या शून्य स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे भी आपकी इच्छा है इस क्वेश्चन का आंसर यही लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 में चूँकि ए एक समधन पूर्णांक है, ए क्या है, समधन पूर्णांक है, इसलिए a-1 क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी सम संख्या में से अगर हम एक को घटा दें तो वह विषम संख्या हो जाती है, इसलिए a-1 एक विषम धन पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। कोई भी समधन पूर्णांक ले लीजिए और उसमें से आप एक घटा दीजिए। मान लीजिए 8 मेरा एक समधन पूर्णांक है, इसमें से मैं एक घटा दूं तो क्या आएगा, 7 आएगा, और ये 7 मेरा क्या हो जाएगा, विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। वही काम यहाँ पे किया जा रहा है। तथा a+1 भी एक विषम धन पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक होगा। कैसे होगा बताइए, क्योंकि यदि a हमारा समधन पूर्णांक है तो उसमें हम एक जोड़ें। मान लीजिए 8 हमारा समधन पूर्णांक है, तो इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, 9 पाएंगे, और 9 हमारा क्या हो जाएगा, विषम। तो कोई भी समधन पूर्णांक में अगर एक घटा दिया जाए तो विषम हो जाता है, या कोई भी समधन पूर्णांक में अगर हम एक को जोड़ दें तब भी वो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। अब ये दोनों के दोनों विषम धन पूर्णांक हैं। अब इन दोनों का हम गुणा करें, अतः a-1 और क्या है, a+1, ये दोनों का क्या हो रहा है, गुणा। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो विषम संख्या में जब हम विषम संख्या का गुणा करते हैं तो विषम आता है। अतः a-1 a+1 एक विषम धन पूर्णांक होगा, एक विषम धन पूर्णांक होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। a-1 a+1 क्या होगा, विषम धन पूर्णांक, क्योंकि दो विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होती है, विषम होती है। आप कोई भी दो विषम संख्या ले लो, मान लो मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया, इनका गुणा करो 15 आएगा। 1 ले लिया, 7 ले लिया, उनका गुणा करो 7 आएगा। 3 ले लिया, 9 ले लिया, उनका गुणा करो 27 आएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी तुम दो विषम संख्याओं को लेकर अगर गुणा करोगे तो गुणनफल इसका क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो ये हमारा पहला विषम संख्या है, ये दूसरा विषम संख्या है। दोनों का गुणा करने पे जो प्राप्त होगा वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसको हटा करके क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देता है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे और इस पर हम नंबर को दर्शाएंगे 0, 1, ऐसे बराबर बराबर दूरी पे नंबर लिया जाता है। हर एक बॉक्स हमारा बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कम बेसी भी हम ले सकते हैं क्योंकि हम नाप के नहीं ले रहे हैं, आप लोग को बराबर बराबर दूरी पर ही लेना है। 11, 12, 13, ठीक है, ऐसे हम नंबर ले लेंगे। और क्वेश्चन में कहा है 5 और 7 का योग, है ना, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो हम 0 से कहाँ पर जाएंगे, 5 पर, क्योंकि 5 खाना जाना है। तो यहाँ से हम 0 से ऐसे 5 पर चले आएंगे। ठीक है, अब 5 से हमको 7 खाना आगे जाना है। तो यहाँ से 7 खाना गिनोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी हम 12 के पास चले जाएंगे। 12 के पास जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, 12 के पास। ठीक है, तो ये है हमारा ये 5 और 7 का योग। कहाँ पर आ रहा है, 12 पर। ये 5 है और ये क्या है, 7 है। अब इन दोनों का योग जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 और 7 का योग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। या चाहते हैं तो फिर 0 से एक तीर उठाइए और सीधे ले जा करके 12 पे गिरा दीजिए। इनका योग क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है ना, ये 5 है और ये 7 है, टोटल का योग कितना हो जाएगा, 12। ऐसे भी एक तीर खींच सकते हैं, नहीं इसको खींचना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा देता है
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं, यानी कि हमको सत्य असत्य बताना है। तो 11 का ए देखिए, कहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। दो धन अभाज्य पूर्णांक, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। यही क्वेश्चन में दिया है ना, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल या गुणन एक ही चीज़ है, गुणनफल कहिए चाहे गुणन कहिए, सदैव अभाज्य होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लीजिए और उनका आप गुणन करेंगे तो सदैव अभाज्य आएगा। तो मान लीजिए मैंने दो धन अभाज्य पूर्णांक ले लिया, एक हमारा 2 है एक हमारा 3 है। अगर हम इनका गुणा करें तो 2 और 3 का गुणा करने से क्या आएगा 6। अब ये 6 हमारा बताइए क्या अभाज्य है? नहीं है, ये अभाज्य नहीं है और ये बोलता है सदैव अभाज्य होता है। ऐसे ही और भी चेक कर लीजिए, एक हमारा 3 है और एक हमारा क्या है 5, दो हमारे अभाज्य पूर्णांक हो गए। ये हमारा पहला अभाज्य धन पूर्णांक है और ये दूसरा अभाज्य धन पूर्णांक है। इन दोनों का यदि हम गुणा करें तो 5 तियाँ कितना आएगा 15, और 15 बताइए हमारा भाज्य संख्या है का भाज्य संख्या है? तो ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 और 5 से कटेगा। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा असत्य। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए आपका क्या है? गलत है, असत्य है। ठीक है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य नहीं होता है और ये बोलता है होता है, इसमें असत्य है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में देता है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। देखिए अब यहाँ पर योग की बात आ गया, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। सदैव क्या होता है? अभाज्य होता है, ऐसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है। चलिए हम एग्जाम्पल में 3 और 5 को ले लेते हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांक हैं और इनका जब हम योग करेंगे तो बताइए 3 और 5 मेरा क्या आएगा? 8 आएगा, और ये 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, इसलिए इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या देता है? ऑप्शन नंबर सी में देता है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, ए और बी कैसे पूर्णांक हैं? ऋण दिया है। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, दो ऋण पूर्णांक हैं, ठीक है, ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं, तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, एक ऋण पूर्णांक होगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है, पूर्णांक होगा। ठीक है, आप लोग बुक में देख लिया करिए। कह रहा है ए और बी क्या है? दो गो ऋण पूर्णांक है। तो ए और बी की जगह आप दो गो ऋण पूर्णांक मान लो, ए की जगह पे कोई भी ऋण पूर्णांक मान लो मैंने मान लिया -3 और बी की जगह मैंने मान लिया -4। ये दोनों हमारे ऋण पूर्णांक हो गए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो इनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा ना, वह एक ऋण पूर्णांक ही आना चाहिए, क्वेश्चन के कहने का अर्थ है। तो यहाँ देखो -3 है, प्लस माइनस के गुणा से -4 होगा, -3 -4 मिलके -7 होगा, जो कि ऋण पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक। तो क्वेश्चन में भी कहा ना कि ए और बी को जब हम जोड़ेंगे तो उनका सदैव क्या आएगा? एक ऋण पूर्णांक आएगा। ये मैंने ए की जगह पे माना है, इसको किसकी जगह माना है? ए की जगह, और इसको किसके जगह माना है? बी की जगह। ठीक है, और देखिए ए और बी को मैं जोड़ा हूँ तो जो योगफल आ रहा है ये क्या आ रहा है? ऋण पूर्णांक आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋण पूर्णांक आ रहा है। यह क्वेश्चन आपका सत्य है। यह क्वेश्चन क्या है? सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है 11 का। बाकी ए और बी क्या था? असत्य था। इस तरह से 11 कंप्लीट हो जाता है। अब इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a + 1 a + 2 a + 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 12, चूँकि a एक धन पूर्णांक है, a एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। तथा आप यहाँ लिखेंगे इसलिए a + 1 a + 2 a + 3 एगो a है, एगो a + 1 है, एक a + 2 है, एक a + 3 है। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 वो हमारे क्या है, क्रमानुयायी पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे इसलिए a + 1 a + 2 a + 3 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं। ये 4 क्रमागत क्या है, धन पूर्णांक है। देखो पहला धन पूर्णांक a है, दूसरा हमारा क्या है, a + 1 है, तीसरा हमारा a + 2 है और चौथा हमारा a + 3 है। तो ये 4 हमारे क्या हैं, क्रमागत धन पूर्णांक हैं, जिनमें एक 4 से विभाज्य है, एक 4 से विभाज्य है, ठीक है। अगर जो कोई 4 गो हमारे क्रमागत धन पूर्णांक हों तो उनमें से एक कोई ऐसा पूर्णांक जरूर होगा जो 4 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांक जब होंगे, 3 क्रमागत धन पूर्णांक में एक 3 से विभाज्य होगा, एक 3 से विभाज्य होगा। अगर हमारे 3 गो क्रमागत धन पूर्णांक हों तो उसमें से एक संख्या हमारा 3 से जरूर कटेगा। यानी कि ये अगर जो हमारे 3 गो हों, एगो a + 1 एगो a + 2, तो इसमें से एक कोई ना कोई हमारा कटेगा। कोई भी आप इसमें से 3 गो ले सकते हैं क्रम से, तो एक वो हमारा 3 से विभाज्य होगा। तथा 2 क्रमागत धन पूर्णांकों में एक 2 से विभाज्य होगा। अगर 2 गो हमारे धन पूर्णांक हैं क्रम से, तो एगो 2 से जरूर कटेगा। कोई भी संख्या आप ले लो ना, ऐसे समझने के लिए ले लो। मान लो क्रम से मैं 2 संख्या लेना चाहता हूँ, क्या लूँ, 5 6 ले लो यार। तो क्या इनमें से कोई एक संख्या 2 से नहीं कटने वाला है? देखो ना, ये 2 से कट जाएगा यार 3 बार में, है ना। अब हमारा और भी कोई लेना चाहते हो, 2 गो ले लो। मान लो हमने ले लिया 8 9, तो देखो ये 2 से कट जा रहा है। अगर 2 गो हमारे क्रम से धन पूर्णांक रहेंगे ना, तो एक गो मेरा 2 से जरूर कटेगा, ठीक है। लेकिन धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम 3 गो धन पूर्णांक लेते हैं, कोई भी 3 गो ले लो, चलो 7 8 9, तो एक संख्या मेरा 3 से जरूर कटेगा। देखो ये कट रहा है 3 से, है ना। और भी तुम लोग कहते हो चलो मैं 10 11 12 ले लेता हूँ, देखो ये 3 से कटने वाला है। अगर 3 गो क्रमागत हमारे धन पूर्णांक हैं तो 3 से जरूर कटेंगे। ऐसे हमारे 4 गो क्रमागत धन पूर्णांक हों तो 4 से कटेंगे। चलो हम कोई ले लेते हैं संख्या, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5 6 7 8, 4 गो है ना क्रम से, तो देखो ये मेरा 4 से कटने वाला है। तो 4 क्रमागत धन पूर्णांकों में एक संख्या हमारा 4 से जरूर कटता है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक में एक संख्या 3 से कटेगा। 2 क्रमागत धन पूर्णांक में एक संख्या 2 से जरूर कटेगा, ठीक है। अतः a + 1 a + 2 a + 3 विभाज्य होगा, तो ये किससे किससे विभाज्य होगा भाई? जब ये 4 लोग हैं तो 4 से विभाज्य होगा। अगर ये 3 लोग रहेंगे तो 3 से विभाज्य होंगे। अगर ये 2 लोग रहें तो 2 से विभाज्य होंगे। 1 लोग रहेंगे तो 1 से होंगे, लेकिन 1 का नहीं लिखा जाएगा। बराबर 4 या 12 दूनी क्या होगा 24, ठीक है। अर्थात ये 24 से विभाज्य होगा। यही आपका प्रूव डेट है, यहाँ पर हम दिखा देंगे PROVED प्रूव डेट। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को लिख के दिखा देंगे, ठीक है। बाकी a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए ये मेरा 24 से विभाज्य है। इसको एक दूसरे तरह से भी आप दिखा सकते हैं। a बराबर आप कोई एक धन पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है। चलिए उस मेथड को भी देख लीजिए, इसको हटा के समझा दे रहा है, ठीक है। चूँकि a एक क्या है, धन पूर्णांक है,
ए हमारा क्या है, चूँकि ए हमारा एक धन पूर्णांक है इसलिए हमने मान लिया, इसलिए माना ए बराबर कोई भी एक धन पूर्णांक ले लो 2 रखने पर, इसलिए ए बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, ए बराबर हमने 2 ले लिया। तो मेरे पास क्या दिया है, ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3, इस तरह से दिया है कि नहीं दिया है। अब मैं इसमें ए बराबर 2 रख लूँ, कोई भी धन पूर्णांक हमने मान सकता हूँ, तो एक जगह 2 रख लो, ब्रैकेट में 2 + 1 होगा, 2 + 2 होगा, 2 + 3 होगा। अब बताओ हर एक जगह हम 2 रख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, गुणे का चिन्ह लगाते चलो, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, इनका गुणा करा लो। 5 चौका 20, 3 60 दूनी 120, जो कि 24 से विभाज्य है। 24 से क्या है, विभाज्य है। 24 से भाग देके देखो, 24 × 5 120, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जो कि 24 से विभाज्य है। अतः ए प्लस 1 ए प्लस 2 ए प्लस 3 संख्या 24 से क्या है, विभाज्य है, संख्या 24 से विभाज्य है। आप ऐसे भी चाहो तो दिखा सकते हो, प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए का कोई मान मानकर भी तुम इसको दिखा सकते हो, ठीक है ना। 12 कंप्लीट हो जाता है। 12 के आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13 नंबर में दिया है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, चूँकि ए एक समधन पूर्णांक है, ए क्या है, समधन पूर्णांक है, और बी एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। इसलिए कुछ संख्याओं को दे दिया है और बोलता है उसमें बताओ कौन सम होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सम संख्या में सम संख्या का गुणा करें, इसलिए दो समधन, इसलिए समधन पूर्णांकों का गुणनफल लिख सकते हैं। इसलिए समधन पूर्णांकों का गुणनफल सम होगा। समधन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, सम होगा। और विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल विषम होगा, ठीक है। समधन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, सम होगा, और विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। और जरा सा देख लिया जाए, अगर हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आती है ना। तथा सम संख्या और विषम संख्या का योगफल विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ें तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, ठीक है। विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, तब भी सम संख्या आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ोगे तो विषम आएगा, और विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, विषम संख्या में विषम को जोड़ने पे सम आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक सम संख्या है, विषम संख्या है 3, एक क्या है 5, इनको जोड़ दिया तो क्या आ गया 8। तो विषम में विषम को जोड़ने से सम आती है, ठीक है। ये सारी बातों को हम लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए। अब हमसे बोलता है ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ए स्क्वायर दिया है, और क्या दिया है, बी स्क्वायर दिया है, और देखिए क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, उसके बाद ए गुणे बी दिया है, उसके बाद आपका देता है ए प्लस 1, ए प्लस 1,
और उसके बाद देता है बी बी प्लस वन, बी बी प्लस वन। ठीक है, तो हमने सारी बातों को नोट कर दिया है और आपको बता दिया है। यहाँ ए हमारा क्या है, सम संख्या है, ए एक समधन पूर्णांक है। तो यहाँ पर समधन पूर्णांकों का हमने बताया कि समधन पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, सम होगा। तो ए यहाँ पर लिख लीजिए, अतः समधन पूर्णांक होंगे, समधन पूर्णांक होंगे, कौन होंगे बताओ, अब यहाँ पर हमको लिखना है। ये मेरा ए क्या है, समधन पूर्णांक है, और ए में मैं ए का ही गुणा किया हूँ तभी तो ए स्क्वायर आया है, तो मेरा ए स्क्वायर समधन पूर्णांक होगा। बी स्क्वायर मेरा क्या है, बी में बी के गुणा करने से आया है, यानी विषम संख्या में विषम संख्या के गुणा करने से आया है, तो विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल विषम होता है, यानी बी स्क्वायर को नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा विषम होगा। सम और विषम का योगफल क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या का योगफल विषम होता है, तो ए प्लस बी को भी आप नहीं लिखोगे। सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या का योगफल लिखे हैं, सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल नहीं लिखे। यहाँ पर लिख लीजिए सम संख्या, आप लिख लीजिए यहीं पर समझने के लिए, सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल, एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो उसका गुणनफल क्या होता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है, सम। तो यहाँ ए मेरा सम है और बी क्या है, विषम है, इनका गुणनफल क्या आएगा, सम आएगा, तो ए गुणे बी भी लिखा जाएगा। यहाँ देखो ए मेरा सम है, ए मेरा सम है, लेकिन सम में मैं किसी संख्या एक को जोड़ दूँ तो वो विषम हो जाता है। कभी भी सम में तुम एक जोड़ोगे ना तो विषम होगा, या विषम में एक जोड़ोगे तो सम होगा। तो यहाँ ए प्लस वन मेरा विषम बन जाएगा और ए क्या बन जाएगा, सम। तो सम और विषम का गुणनफल क्या होता है, तो सम और विषम का हमने बताया गुणनफल क्या होता है, सम होता है, यानी ए प्लस वन को लिखा जाएगा। इसी प्रकार से बी हमारा विषम है और बी बी प्लस वन मेरा क्या है, सम हो जाएगा, क्योंकि इसमें विषम में एक जोड़ा जा रहा है तो सम हो जाएगा। तो सम और विषम का गुणनफल क्या होता है, सम होता है, बी बी प्लस वन। यही हमारे समधन पूर्णांक होंगे। बाकी अगर जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, इस तरह से लिखने आपको नहीं आ रहा हो, तो इसका एक दूसरा मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए वह मेथड क्या है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन को लगाने का ढंग है। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे चूँकि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन ये आपको बता रहे हैं, इसलिए हमने मान लिया ए बराबर कोई भी आप समधन पूर्णांक मान लो, 2 ले लो, और बी बराबर एक विषम धन पूर्णांक मान लो, कोई भी विषम धन पूर्णांक आप मान सकते हो, 1 मान लो, 3 मान लो। इसलिए माना हमने, इसलिए मान लिया, माना ए बराबर 2 बी बराबर 3 लेने पर। ठीक है, मैंने ए बराबर 2 ले लिया जो कि सम है और बी बराबर 3 ले लिया विषम। वैसे आप संख्या मान सकते हैं। अब इसमें हमको चेक करना है कि ए स्क्वायर क्या है। तो बताओ ए का मान 2 माने हो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, जो कि सम है, जो कि क्या है, सम है। क्लियर होता है। अगला हमारा कौन सा दिया है, बी स्क्वायर। बी का मान हम 3 माने हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है। इसी प्रकार से अगला देखो क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी। तो ए का मान 2 है और प्लस बी का मान क्या है, 3 है। ठीक है, ए का मान देख लो 2, बी का मान 3, तो ए और बी का मान मैंने रख दिया, इसका मान आ जाएगा 5, जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है। ए प्लस बी के बाद अगला संख्या तुम्हारा क्या आता है, ए गुणे बी आता है, ए गुणे बी। ए का मान 2, बी का मान 3, 2 3 6, जो कि सम है, जो कि क्या है, सम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा ए गुणे बी के बाद क्या आता है, ए प्लस 1 आता है, ए प्लस 1। ए का मान हम 2 रखेंगे, फिर ए का मान 2 रख करके प्लस 1 करेंगे, तो 2 गुणे 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 दूनी का 6। ये भी क्या है, सम है, जो कि सम है। ये भी आपका सेकंड मेथड है, जैसे चाहे ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला आपका क्या दिया है, बी प्लस 1, बी प्लस 1। बी का मान हम 3 लिए हैं, फिर ब्रैकेट में बी की जगह 3 + 1 लिखेंगे,
तो 3 गुणे 3 एक कितना हो जाएगा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, जो कि सम है। अतः समधन पूर्णांक होंगे, अतः समधन पूर्णांक होंगे। कौन कौन से होंगे बताइए। तो हमने समधन पूर्णांक यहाँ पर देखना है। सम ये है कौन a², कामा लगाओ। फिर ये वाला मेरा नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला मेरा समधन पूर्णांक है कौन a गुणा b, ठीक है। उसके बाद समधन पूर्णांक देखो कौन है, ये दोनों के दोनों सम है, यानी a+1 b+1, a+1 और b+1 है ना, b+1, ये सब हमारे समधन पूर्णांक है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 14 15 और बच गए हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए 2 मेथड से हम आपको बता दे रहे हैं, अब जो आपको अच्छा लगता है उसी पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। देखो यहाँ पर दिया है 3 गुणे, ए वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, 3 गुणे 8 + 7 बराबर 3 गुणे 8 देता है प्लस 3 गुणे 7 देता है। तो ये कौन से गुणधर्म के ऊपर आधारित है, इसको हम बोलते हैं गुणा का योग पर बायां वितरण नियम या वितरण नियम लिख सकते हैं, वितरण नियम या बंटन नियम इसको कहा जाता है। गुणा का योग पर ये क्या है, वितरण नियम है, वितरण है, और है ये गुणा का योग पर वितरण नियम, यहाँ गुणा का चिन्ह है और ये योग का चिन्ह है, तो गुणा का योग पर बायां वितरण नियम या वितरण नियम लिख सकते हैं। बी वाला हमारा किस क्वेश्चन पर आधारित है, देखो 3 + 5 + 9 बराबर देता है 3 + 5 + 9, इसको हम बोलते हैं योग का साहचर्य नियम, योग का क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है, साहचर्य नियम। इस तरह के जो भी क्वेश्चन लिखे हों उनको हम योग का क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम, ठीक है। सी वाले को देख लो, सी वाला क्वेश्चन में क्या देता है, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3, यही दिया है, इसको हम बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन डी वाला है, ये हमारा है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, है ना, 3 गुणे 5 बराबर क्या है, a गुणे 5, तो a बराबर क्या है 3, देखो 5 5 तो है ये, तो a बराबर क्या है 3, इसे हम बोलते हैं निरसन नियम, क्या बोलते हैं, निरसन नियम, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी इन नियमों को लिखना है, ऐसे आप नियम को लिख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, संख्या रेखा पर हमको -5 दिया है, -2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, इनको दर्शाने के लिए कह रहा था। आप एक यहाँ संख्या रेखा खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर आप 0 को ले लीजिए, इधर आपका -1 होता है, -2 -3 -4, ये -4 हो जाएगा, -5 -6, इधर आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ऐसे आप नंबर को ले लेंगे। अब -5 को दर्शाना है तो -5 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप कोई एक संख्या आप ABCD के लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने A से -5 को दिखाया, -2 आपको देखे ना यहाँ पर है, तो इसको हमने -2 को B से दिखा दिया, है ना। फिर 0 है, 0 से ऐसे तीर खींच लीजिए, इसको आप O से दिखा दीजिए या C से दिखा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा है, मैंने O से दिखा दिया, ठीक है। 1 को दिखाना है, इसको मैंने C से दिखा दिया, 2 को दिखाना है, इसको मैंने D से दिखा दिया, और 5 को दिखाना है तो इसको मैंने E से दिखा दिया। कोई भी ABCD के अक्षर से दिखा सकते हैं। तो ABOCDE हमारे इन नंबर को प्रदर्शित करना है, इस तरह से आपको शो कर देना है। तो इस तरह से आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।